हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में पावर सिस्टम 1 है, उसका लेक्चर 11 के हम बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर 11 में हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं, इंडक्टर यूज करते हैं, कितने कितने इंडक्टेंस कितने कैपेसिटेंस का यूज करना है, इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ये वोल्टेज, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक सेंडिंग एंड पे करते हैं, जिसको हम इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं, जिसमें से हम जनरेटर का एक्साइटेशन कंट्रोल करके इसको वो रिएक्टिव पावर को अपने मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना, जिसको हम एक्सटर्नल मेथड बोलते हैं। एक्सटर्नल मेथड में शंट कैपेसिटेंस, शंट इंडक्टर, सिंक्रोनस मोटर और सीरीज कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें वोल्टेज को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है फ्रेंड्स, इस फार्मूला से हम समझेंगे। पी कॉस फाई इक्वल टू, जब कांस्टेंट है तो आई इक्वल टू पी अपॉन बी कॉस फाई। यदि हमारा वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, यदि हमारा वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर लॉस ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो कंडक्टर डैमेज हो जाएगा। इसलिए यदि हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो यदि हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन है। यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर जाएगा, इंसुलेशन जो मोटर का है वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो जो रेटेड वोल्टेज होता है फ्रेंड्स, उसमें हमारा सिर्फ 5% का वेरिएशन अलाउ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5% वेरिएशन मतलब आपका जो भी रेटेड वोल्टेज है उसका 5% मतलब 0.95 बी रेटेड टू 1.05 बी रेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए यदि आपका लाइन वोल्टेज 11 के बी है, जो कि रेटेड वोल्टेज है, तो उसका जो जो रेंज होगा वेरिएशन का वो 0.95 इंटू 11 टू 1.05 इंटू 11 मतलब 10.45 टू 11.55 के बी तक आप इसका वेरिएशन कर सकते हो वोल्टेज का। पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? अब इसमें देखेंगे आई इक्वल टू पी अपन वी कॉस फाई। एज्यूम पी एंड वी आर कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड, यदि हमारा अनकम्पनसेटेड नेटवर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना डायग्राम है। ये जनरेटर है, ये बस है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है बी एस, रिसीविंग एंड वोल्टेज बी आर, सेंडिंग एंड पावर पी एस क्यू एस जे एक्स, इम्पिडेंस है, लाइन इम्पिडेंस है, लैगिंग लोड है कॉस फाई पी एल और क्यू एल। ठीक है फ्रेंड, लैगिंग यूनिटी पावर फैक्टर जब होगा तो अपना रिसीविंग एंड वोल्टेज कम होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज से। यहाँ से देखो फ्रेंड, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज कम है तो यहाँ पे जो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर कितना है? क्यू आर। रिसीविंग एंड क्यू आर प्लस क्यू लाइन, मतलब जितना रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है प्लस लाइन का रिएक्टिव पावर का सम है सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। यदि हमारा लोड क्यू आर और क्यू एल इक्वल है, विथ लोड क्यू आर क्यू एल इक्वल है, तो ये कंडीशन है। तो क्यू आर इक्वल टू रिसीविंग एंड पे आपको को रिएक्टिव पावर फाइंड करने का जो फार्मूला वो फ्रेंड्स वो वी एस वी आर अपॉन एक्सएल कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाई एक्सएल। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज को फाइंड करने का फार्मूला है। यदि आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज फाइंड करना है तो आप इसको सॉल्व कर दो, इस इक्वेशन को इस तरह से, तो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बाद फ्रेंड्स शंट कैपेसिटेंस कंपनसेशन देखेंगे। इससे आपको क्या एडवांटेज है? पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीज करेगा, पावर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंप्रूव, शंट कैपेसिटेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। विदाउट कंपनसेशन में यहाँ पे लैगिंग लोड है फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा लैगिंग लोड है P1 Q1 cos थीटा 1। यहाँ पे P1 ये पावर ट्रायंगल है, P1 Q1 थीटा 1, ये अपरेंट पावर है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन ग्रेटर देन 0 होगा यदि रिसीविंग वोल्टेज सोर्स ये सेंडिंग वोल्टेज से कम है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यदि हम यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो अपना यहाँ पे लैगिंग लोड है P1 Q1 और यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस है जिसमें से करंट IC फ्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें से IC करंट फ्लो कर रहा है और इधर से लोड में से I1 करंट जा रहा है और IS जो सेंडिंग एंड करंट है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड पे QR है। जब हम यहाँ पे इसका एक फेजर डायग्राम बना हुआ है, ये IC करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है रिसीविंग एंड वोल्टेज से और यहाँ पे I1 लैग कर रहा है बाई एंगल θ1। जब आप कैपेसिटेंस यूज कर लेते हो तो IS जो है वो θ2 से लैग करता है रिसीविंग एंड वोल्टेज से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो शंट कैपेसिटेंस यूज करने से जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वह I1 से कम हो जाएगा। सेंडिंग इन वोल्टेज यानी सेंडिंग इंड करंट जो है IS कम हो जाएगा, ठीक है, I1 से। तो θ2 लेस है, θ2 यहाँ से आप देखो θ2 लेस है θ1, cos θ2 की वैल्यू बढ़ जाएगी cos θ1 से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझो कि यहाँ पे Q1 लोड का रिएक्टिव पावर है, QC शंट कैपेसिटर्स का जो लैगिंग VAR जो देगा और यहाँ पे रिसीविंग एंड का QR टोटल रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है फ्रेंड, तो Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू कितना ले रहा है QR2 प्लस QC। ठीक है, तो QC कितना हो जाएगा फ्रेंड्स Q1 माइनस QR2। यहाँ पे लैगिंग VAR दे रहा है तो यहाँ से मतलब कितना दिया है फ्रेंड्स, तो जो इसमें से Q1 में से QR2 को माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल के थ्रू इसको समझो कि यहाँ पे पहले जो हमारा लैगिंग रिएक्टिव पावर था वह ज़्यादा था, Q1 था। जब आप कैपेसिटेंस यूज करते हो QC रिएक्टिव पावर घट जाता है, वो QR2 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब Q1 था लैगिंग तो उसमें θ1 था और जब जब आप कैपेसिटर्स यूज करते हो तो जो एंगल हो जाता है वह चेंज होकर θ2 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पावर फैक्टर एंगल, तो आपका करंट पावर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करोगे तो QC इज इक्वल टू Q1 माइनस QR। ठीक है फ्रेंड्स, तो QC इज इक्वल टू यहाँ से QC इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ Q1 की वैल्यू P1 टेन θ1 है और यहाँ पे QR की वैल्यू QR की वैल्यू P1 टेन θ2 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो P1 टेन θ1 माइनस टेन θ2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थ्री फेज रिएक्टिव पावर है, थ्री फेज रिएक्टिव पावर पर फेज। तो P1 क्या है, थ्री फेज एवरेज एक्टिव पावर इनपुट टू द लोड। तो P1 इक्वल टू आउटपुट बाय अपॉन एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी P नॉट अपॉन एफिशिएंसी। तो मैं इसको आप इसको एक और फार्मूला में लिख सकते हो, इतना इसको इक्वल टू P मैक्स इंटू PLF क्या है, प्लांट लोड फैक्टर। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। BL स्क्वायर बाई जेड कॉस θ1, यदि आपका स्टार लोड है, BL लाइन वोल्टेज है। यदि आपका डेल्टा लोड है तो 3 VL स्क्वायर बाई जेड कॉस θ1 जेड इक्वल टू लोड इम्पिडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इसको सॉल्व करोगे फार्मूला में पुट करोगे तो आपका यही आएगा जो सिंपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा का जो फार्मूला होता है पावर निकाल के उसमें से आप सिंपली फार्मूला पुट करो, आपका यही आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, θ1 क्या है, पावर फैक्टर एंगल विदाउट शंट कैपेसिटर। Q2 क्या, θ2 क्या है, पावर फैक्टर एंगल विद शंट कैपेसिटर। तो QC इक्वल टू कितना का, आपको कितना रिएक्टिव पावर का कैपेसिटर लगाना है, तो P1 टेन θ1 माइनस टेन θ2 कैपेसिटेंस पर फेज आपको निकालना है कि पर फेज आपको कितना कैपेसिटेंस जरूरत है। तो Q इक्वल टू V साइन फाइव। तो प्योर कैपेसिटर होगा तो फाइव की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन फाइव 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू वी बाई एक्सी, तो एक्सी की वैल्यू 2πfc, v 2πfc। तो Q इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्सी इक्वल टू 2πfc पर फेज वी स्क्वायर। तो पर फेज की वैल्यू क्या है, 2πfc पर फेज वी फेज पर फेज स्क्वायर। तो सी पर फेज इक्वल टू क्यू सी पर फेज अपान 2πf वी पर फेज स्क्वायर। तो इसका सी पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर फेज में, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 कर दिए। तो अब इसका QC का वैल्यू P1 टेन θ1 माइनस टेन θ2 अपॉन 3 2πf वी फेज स्क्वायर। यदि आपका डेल्टा कैपेसिटर बैंक है तो वी फेज इक्वल टू लाइन वी फेज लाइन फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। यदि स्टार कैपेसिटर है बैंक है तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक गेट का क्वेश्चन है। एट 2005 में आया था। एट एन इंडस्ट्रियल सब स्टेशन विद 4 मेगावाट लोड, a capacitor of 2 MVAr is installed to maintain the load power factor at 0.97 lagging. If the capacitor goes out of service, the load power factor becomes, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो QC इज इक्वल टू P1 टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। QC अपना 2 है, यहाँ पे 2 MVAr, P1 कितना है 4 है, 4 मेगावाट, टेन थीटा वन माइनस टेन कॉस इनवर्स 0.97। सॉल्व करोगे थीटा वन की वैल्यू 36.86, पावर फैक्टर 0.8 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 3-phase 11 kV 50 Hz 200 किलोवाट लोड हैज a power factor of 0.8. A delta connected 3-phase capacitor is used to improve the power factor to increase the capacitance per phase of the capacitor in microfarad. तो पर यहाँ पे आपको कितने का पर फेज कैपेसिटेंस यूज करना है, तो P1 टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन 3 2 पाई है बी फेज का स्क्वायर। आप इसको फार्मूला में जितनी वैल्यू सारी आप उसको पुट करोगे तो कैपेसिटेंस पर फेज 1.315 माइक्रोफैराड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये गेट में 2003 में आया था। अब बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ 8 + 6 J ohm per phase is connected to a 400 volt 50 Hz 3-phase supply line. If the input power factor is to be improved to 0.9 by connecting a bank of star connected capacitor, the required kVAR of the bank is कितना है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, फिर उसके बाद ये स्टार कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड, तो थीटा वन इक्वल टू टेन इनवर्स 6/8 तो 36.86, तो अपना पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग आया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको स्टार में कैपेसिटर बैंक यूज करते हो तो यहाँ पे QC इक्वल टू P1 टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू तो इक्वल टू 38.4 10 36.86 माइनस टेन इनवर्स कॉस इनवर्स 0.9। इसको सॉल्व करोगे तो QC का वैल्यू आपका 10.2 kVAr आ जाएगा, और यहाँ से आप P1 का निकाल सकते हो, जो है P1 3BL स्क्वायर बाई जेड कॉस थीटा वन। आप इसका वैल्यू पुट करो 38.4 किलोवाट, यहाँ से P1 की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग द पावर फैक्टर फ्रॉम changing the power factor from 0.8 lag to 0.8 leading for a load with maximum output power of 4 megawatt and plant load factor of 0.9. QC is equal to P1 10 theta 1 minus 10 theta 2. P1 is equal to Pmax into plant load factor 4 into 0.9 is equal to 3.6. QC is equal to 3.6 10 cos inverse 0.8 minus 10 minus cos inverse 0.8। यहाँ पे माइनस इसलिए किया गया है कि यहाँ पे लीडिंग लोड है, लीडिंग पावर फैक्टर है, इसलिए यहाँ माइनस किया गया है, और यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो सॉल्व करने पर 5.4 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द पावर फैक्टर फ्रॉम 0.8 लैग टू 0.8 लीडिंग फॉर अ लोड विथ आउटपुट पावर ऑफ 4 मेगावाट एंड एफिशिएंसी ऑफ 80%। QC इक्वल टू P1 10 थीटा माइनस 10 थीटा 2 और एफिशिएंसी है 80%, तो P1 इक्वल टू P नॉट अपॉन एफिशिएंसी। सॉल्व करने पर 4 अपॉन 0.8 10 cos इनवर्स 0.8 माइनस 10 इनवर्स माइनस cos इनवर्स 0.8, सॉल्व करोगे 7.5 MVAr आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स गेट में आया हुआ था। द कॉम्प्लेक्स पावर कंज्यूम्ड बाय अ कांस्टेंट वोल्टेज लोड इज गिवन P1 plus JQ1 where 1 kilowatt is less than equal to P1 is less than 1.5 kilowatt and 0.5 kVAr is less than Q1 less than 1 kVAr. A compensating shunt capacitor is chosen such that Q is less than or equal to 0.25 kVAr where Q is the net reactive power consumed by the capacitor load combination. The reactive power kVAr supplied by the capacitor is, तो इसका सॉल्यूशन है QR एक ये बस है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू मिनिमम 0.5 मैक्सिमम 1, P1 की वैल्यू मिनिमम 1 मैक्सिमम 15, QC की वैल्यू पूछा है। QR प्लस QC इक्वल टू Q1। ठीक है फ्रेंड्स, QR इज इक्वल टू Q1 माइनस QC, Q इज इक्वल टू Q लोड माइनस Q कैपेसिटर, Q इज लेस देन 0.25। इसको सॉल्व करने पर माइनस 0.25 टू 0.25, लोअर लिमिट माइनस 0.25 0.5 माइनस क्यू कैपेसिटर, तो क्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.75, तो अपर लिमिट वाला
अपर लिमिट है 0.025 इक्वल टू 1 माइनस क्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू 0.75। शंट रिएक्टर कंपनसेशन, शंट रिएक्टर कंपनसेशन, इसमें शंट इंडक्टर यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? एंटी इफेक्ट कंपनसेशन, रिड्यूस ओवर वोल्टेज, चेंज पावर फैक्टर फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग, वोल्टेज रेगुलेशन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और जीरो, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये डेल्टा बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी घट जाती है। विदाउट कंपनसेशन ये एक सर्किट डायग्राम है। P1 Q1 लोड cos थीटा 1 एज्यूम करना है बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, फिर एंटी इफेक्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा, यदि वी आर पॉजिटिव है, ये पावर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे लोड है, शंट इंडक्टर यूज है, यहाँ पे लोड है कि P1 Q1 cos थीटा 1 लैगिंग है, QL है विद शंट इंडक्टर, QR इज इक्वल टू Q1 प्लस QL, QL इज इक्वल टू QR माइनस Q1। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, पावर ट्रायंगल, QL इज इक्वल टू QR माइनस Q1, QR की वैल्यू P1 टेन थीटा 2 माइनस P1 टेन थीटा 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की 2 की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा 1 की वैल्यू कम है, मतलब यदि आप इंडक्टर यूज करते हो तो लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड, और लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ जाता है और मतलब लैगिंग आप रिएक्टिव पावर उसको ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे क्यू आर इक्वल 3 फेज रेटिंग ऑफ ये शंट इंडक्टर्स, क्यू इक्वल टू P1 टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 इज इक्वल टू QL 3 फेज, तो QL पर फेज हो जाएगा V फेज I फेज साइन फाइव। फॉर प्योर इंडक्टर साइन फाइव इक्वल टू 1, तो I फेज इक्वल टू V फेज बाई एक्सएल, तो Q पर फेज हो जाएगा V फेज इंटू V फेज अपॉन एक्सएल इक्वल टू V फेज के स्क्वायर एक्सएल, तो Q इंडक्टेंस पर फेज हो जाएगा V फेज के स्क्वायर अपॉन 2 पाई ऑफ AL पर फेज, Q is directly proportional to V square by F, the inductance per phase V phase square by 2 pi F Q per phase. Relation between Q, V and F. Q is directly proportional to इंडक्टर में Q is directly proportional to V square by F, और शंट कैपेसिटेंस में Q is directly proportional to V square F। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, तो Q2 by Q1 is equal to V2 upon V1 का होल स्क्वायर F1 by F2, इसको सॉल्व कर दो, तो Q2 by Q1 is equal to V2 by V1 का होल स्क्वायर F2 by F1, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन आया था गेट 99 में, शंट रिएक्टर ऑफ 100 एम्पियर इज ऑपरेटेड एट 98% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज एंड 96% ऑफ इट्स रेटेड फ्रीक्वेंसी, द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टर इज। इसको सॉल्व करने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फ्रेंड्स, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाई F, तो Q2 बाई Q1 इक्वल टू V2 बाई V1 का होल स्क्वायर F1 बाई F2, इसका वैल्यू पुट कर दो फ्रेंड, जो भी है 0.98 V1 अपॉन V1 और इंटू F1 अपॉन 0.96 अपॉन, सॉल्व करोगे तो QL की वैल्यू 100.04 एम्पियर आएगा। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। At an industrial substation with a 8 megawatt load, a capacitor of 4 ampere is installed to maintain load power factor at 0.9 leading. If a compensating element is also connected so that the power factor is to 0.09 lagging, the compensating element is capacitor of 4.5 ampere, reactor of 4.5 ampere, capacitor of 7.75 ampere, reactor of 7.75 ampere। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है फ्रेंड्स, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो डायग्राम बना हुआ है, ये एक लोड है, यहाँ पे शंट कैपेसिटर यूज किया हुआ है, यहाँ पे शंट इंडक्टर है, पास पे 0.9 लैगिंग है, यहाँ पे 0.9 लीडिंग है। Q1 इक्वल टू P1 टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 10 कॉस इनवर्स 0.9 माइनस 10 माइनस कॉस इनवर्स 0.9, सॉल्व करोगे तो 7.75 एम्पियर आएगा, ये ऑप्शन 4 सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एसी में जाया था, द थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ अ बस बार इन अ 3 फेज चार्ज सर्किट सिस्टम इज 0.20 पर यूनिट एट अ बेस ऑफ 500 MVA, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर नीडेड टू boost the voltage by 5 kV at the bus bar, reduce the voltage by 4 kV at the bus bar, what equipment is needed in each case। इसको सॉल्व किया गया है, इसका देखो डायग्राम बना हुआ फ्रेंड्स, ये एक बात, ये जनरेटर है, सेंडिंग वोल्टेज, रिसीविंग वोल्टेज, एक्टिव पावर, कंपनसेटर। रिएक्टिव पावर का जो फार्मूला फ्रेंड्स वी आर बाई एक्सएल कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाई एक्सएल। नो
पावर है तो डेल्टा जीरो हो जाएगा। डेल्टा जीरो हो जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो विथ कंपनसेटर आइदर सप्लाइड टू कंपनसेट और एब्जॉर्ब क्यू आर इक्वल टू क्यू कैपेसिटर, तब विथ कैपेसिटर वी आर बाई एक्सएल बी एस माइनस बी आर न्यू कंपनसेटर। ठीक है फ्रेंड, रेटिंग ऑफ कंपनसेटर क्यू आर इक्वल टू बी आर बाई एक्सएल डेल बी की वैल्यू बी एस माइनस बी आर न्यू वोल्टेज है, डेल बी बूस्ट टू और रिडक्शन वोल्टेज रेंज, तो एक्सएल ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। बूस्ट पहला है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बूस्ट बाई 5 केवी। ठीक है फ्रेंड्स, बूस्ट बाई 5 केवी। यहाँ पे अपना जो रेफरेंट पावर है 500 एमबी है, वोल्टेज है 400 केवी। तो यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज 5 केवी, अपना 500 बाई 400, तो वी आर न्यू वोल्टेज 400 प्लस 5 405 केवी आ गया। तो 405 बटा 400 पर यूनिट में करेंगे, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू वी आर बाई एक्सएल डेल वी। ठीक है फ्रेंड, 400 बटा 5 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1/0.2 इंटू 5/400, तो 0.0633 पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्यू इक्वल टू क्यू पर यूनिट इंटू बेस पावर बेस एमपीए। तो 0.0633 इंटू 500 करेंगे तो 316.5 एम्पियर आएगा। काफी सीधा कंफ्यूज करते हैं। रिड्यूस वोल्टेज बाई 4 केवी, वी आर न्यू इक्वल टू 400 माइनस 4 इक्वल टू 396 केवी, 396 डिवाइडेड बाई 400 पर यूनिट। तो चेंज इन वोल्टेज 4 केवी, 4 बटा 400 पर यूनिट। तो क्यू की वैल्यू जो रिएक्टिव पावर आ जाएगा वी आर डेल बी अपॉन एक्सएल, तो 396 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 400, तो 0.0495 पर यूनिट। तो अपना रिएक्टिव पावर जो आ जाएगा 0.0495 इंटू बेस एम बी है, बेस एम बी 500 है, तो सॉल्व करने पर 24.75 एम बी आर आ जाए। इंडक्टर संट यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेक्चर 11 अपना कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। यदि आप PTI की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।